जय हिंद। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे मेन कंसेप्ट जो ज्योमेट्री में आ रहे हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये प्रेजेंटेशन की कॉपी लास्ट में दे दूंगा या वीडियो से आप देख लीजिएगा। इसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, तो जितने मेन फॉर्मूलाज हैं वो सारे इसके अंदर कवर हुए हुए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्करेंसी के रूल्स कर रहे हैं। कॉन्करेंसी का रूल बोलता है, पहला रूल है एंगल साइड एंगल। याद रखिएगा दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड होनी चाहिए, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड। ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये बीच वाली साइड इसके बराबर है, तो एंगल साइड एंगल का कॉन्करेंसी रूल लगता है ज्योमेट्री में। अब इसमें मजेदार ये बात है कि अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। सो अगर कोई भी दो एंगल दिए हो और एक साइड दी हो, कोई भी दो एंगल, एंगल एंगल साइड करके भी एक रूल बन जाता है, तो इससे आपका एएस कॉर्लरी भी बनती है। तो एएसए रूल तो है ही है, मगर एएस रूल भी इसमें से डिराइव हो जाता है। तो ये पहला रूल था कॉन्ग्रेंसी का। कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होती हैं जो कंप्लीटली एक जैसी होती हैं, सुपर इंपोजेबल होती हैं। राइट, जब कॉन्ग्रेंसी निकलती है ये भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है। अगर बी आर के बराबर है, सी पी के बराबर है, तो ट्राइंगल बी सी ए विल बी इक्वल कॉन्ग्रेंट टू आर पी क्यू। ट्राइंगल आर पी क्यू। नाम देने में बहुत इंपॉर्टेंस है, नाम देने की गलती हुई तो क्वेश्चन पूरा गलत, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। राइट, नेक्स्ट रूल है साइड एंगल साइड रूल फॉर कॉन्ग्रेंसी। साइड एंगल बीच वाला, साइड साइड एंगल साइड। इसमें अगर कोई और एंगल दिया जाए, दो साइड्स और कोई और एंगल दे दिया जाए तो कोई रूल नहीं है। तो साइड साइड और एंगल कोई रूल नहीं है, जैसे उसमें एएस था, इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तीनों साइड्स इक्वल हो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। अगर मैं आपके लिए एक नाम बनाऊं ट्राइंगल सी बी ए, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा बताओ? सी एफ ई, ट्राइंगल एफ ई और डी। नाम देने की इंपॉर्टेंस है बहुत। राइट, ओके। तुम्हारी तीनों साइडें बराबर हो तो भी कॉन्ग्रेंसी रूल होता है। और हमारे पास राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड दे दी जाए, ये इसके दे दी जाए, ये इसके दे दी जाए, तुम्हारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड भी एक कॉन्ग्रेंसी का रूल है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ा मैंने पूरी डिटेल में समझाई थी आपको, इसकी डेरिवेशन है वो भी बताया था मैंने आपको, और इन एक सेपरेट क्लास में उसका लेक्चर डाला हुआ है। सो अगर दो पॉइंट्स ज्वाइन करने पर एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रा हो थर्ड लाइन के, तो जिस प्रोपोर्शन में ये इस साइड डिवाइड करती है AD बाय DB, ये उसी प्रोपोर्शन में सामने डिवाइड करेगी AE बाय EC। ठीक है जी, इसमें ना एक सिमिलरिटी भी बन जाती है, ये छोटा ट्राइंगल ADE और बड़ा ट्राइंगल ABC भी सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक पॉइंट इस यहां का, सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, DE और BC का प्रोपोर्शन जो होगा ये AD बाय AB के बराबर होगा, AD बाय AB के, AD बाय DB के बराबर नहीं होगा। सो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, AE बाय AC, AD बाय AB, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC इज इक्वल टू DE बाय BC। ये ध्यान रखना है, लोग गलती क्या करते हैं, AD बाय DB यूज कर लेते हैं और DE बाय BC लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये 2 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, ये पूछा कितना है, और जनरली लोग क्या करते हैं 2/6 5/15 कर देंगे, गलत है। पॉइंट समझ आ रही है आपको? यहां जो पॉइंट लगेगा वो ये लगेगा 2 बाय टोटल 8 इज 5/x,
ये 2 4x जो है 20 आएगा, नॉट की 15। तो जनरली गलती है, इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है। अगर ये मिड पॉइंट्स हो इन दोनों साइडों के, तो लाइन joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it। तो बीपीटी भी बन जाती है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आप प्रोपोर्शन वाली लाइनों को ज्वाइन कर ले, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी दिया है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो डी ई पैरेलल होगी बी सी के, यानी कन्वर्स भी ट्रू है। समझ आ गया? एक साइड से पैरेलल डालते हैं तो ए डी बाई डी बी पैरेलल डालने पर ए ई बाई ए सी ई सी के बराबर होगी, ये बीपीटी है। अगर प्रोपोर्शन पहले ही दिया और उनको ज्वाइन कर लेंगे तो लाइन पैरेलल होगी, ये कन्वर्स है बीपीटी का। पॉइंट समझ आया आपको? बीपीटी भी ट्रू है और कन्वर्स भी ट्रू है, और इसमें सबसे जो बड़ी गलती लगती है वो मैंने बता दी है, गलती यही लगेगी जो मैंने बताया है। ठीक है जी। सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती हैं। सुपर इम्पोजेबल जो सिर्फ सिमिलर होती हैं, इक्वल टू नहीं होता उसमें। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल टू भी होता है और सिमिलरिटी भी होती है। दो सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब रेडियस बराबर होंगे दोनों के। समझ आ गया आपको? तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट जो है उसमें सिर्फ सिमिलरिटी का सिंबल आता है, इक्वालिटी नहीं होती है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वालिटी भी होती है और सिमिलरिटी भी होती है। ठीक है, दो फिगर्स जिनकी सेम शेप हो, नेसेसरी नहीं है कि वो और सेम साइज हो, उनको हम सिमिलर बोलते हैं। सेम शेप है, साइज सेम नहीं है, उनको हम सिमिलर बोलते हैं। इसके भी रूल्स हैं। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ठीक है, दो पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो तभी सिमिलर होंगे। पॉलीगन्स मींस ट्रायंगल ले लो या आगे 4 साइडेड फिगर ले लो या पेंटागन ले लो, कुछ भी ले लो, जब उनकी नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा और उनकी सारी साइड्स उसी प्रोपोर्शन में होंगी, सारी साइड्स उसी प्रोपोर्शन में होंगी। ये हम प्रोपोर्शनैलिटी आगे बढ़ेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो सिमिलरिटी में आता है। इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है कॉन्ग्रुएंसी में, प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट आता है सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी का पहला रूल है ट्रिपल ए, तीनों एंगल बराबर हों। तीनों एंगल बराबर हों तो छोटा और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। इसकी डेरिवेशन है 10th क्लास में। हम इस ट्रायंगल को यहाँ बनाते हैं और उसको फिर बीपीटी लगा के आगे सिमिलर प्रूव करते हैं। वो चलो वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रूल्स याद कर रहे हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो ए बी बाय डी ई इज सेम एज बी सी बाय ई एफ इज सेम एज ए सी बाय डी एफ। सो अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो ए बी बाय डी ई विल बी इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। नाम देने का बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ठीक है जी, पॉइंट समझ आया आपको? रब कर दूंगे। अब इससे एक कॉलरी ये भी बनती है कि अगर दो एंगल बराबर हो जाए तब भी आपकी सिमिलरिटी आती है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो उससे ए की कॉलरी भी बनती है हमारे पास। तीसरा है अगर तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो, दिस साइड बाय दिस साइड इज सेम एज दिस साइड बाय दिस साइड इज सेम एज दिस साइड बाय दिस साइड, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और फिर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। एंगल अगर इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है। एंगल्स खाली इक्वल हो तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब दिस बाय दिस इज सेम एज दिस बाय दिस इज सेम एज दिस बाय दिस। एंगल्स अगर इक्वल हो खाली तो साइड्स के प्रोपोर्शनल होने की गारंटी है, इक्वालिटी की गारंटी नहीं है। पॉइंट समझ आया जी आपको? इसी तरह हमारे पास साइड एंगल साइड्स, दो साइड्स प्रोपोर्शनल, दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड एंड द एंगल इन बिटवीन देम, एंगल बीच वाला इक्वल है। सो एंगल
साइड एंगल साइड में ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है और ये इक्वल है। समझ आया जी आपको? अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी बाय पी क्यू इज सी ए बाय क्यू आर, ठीक है, ठीक है जी। मैंने आपको और मैंने बोला इनके बीच वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, मैंने आपको ये दे दिया। अब मुझे बताओ ट्राइंगल का नाम क्या होगा जो दो सिमिलर होंगे? अब इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी मिले और उसके बीच में एंगल बराबर हो तो इसको करने का स्पेसिफिक तरीका है। अगर ये दोनों मतलब साइड में प्रोपोर्शनल होगी, बीच वाला एंगल बराबर हो गया तो सिमिलरिटी होगी साइड एंगल साइड से, हो गई? जोर से बोलो। ओके, अब जो इनमें से कॉमन वर्ड है ना उसको बीच में रखो, इसमें ए है इसमें भी है, तो इसको लिखो ट्राइंगल बी ए सी, जो कॉमन वाला है उसको बीच में रखना। इस तरह सेम नीचे करना है, ट्राइंगल पी क्यू कॉमन है वो बीच में रहेगा आर, ये बनेगा ट्राइंगल। सो बिना ड्रा किए भी हम दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम को प्रॉपर ला सकते हैं, सिर्फ दो साइडें अगर प्रोपोर्शनल दी हो तब भी। जो कॉमन वर्ड है वो बीच में आना चाहिए। अब मैं आपको पूछूं कि जो बीच वाला एंगल बराबर है उस एंगल का नाम बताओ, वो बताओ एंगल कौन सा है? वो एंगल है ए इक्वल टू क्यू, वो एंगल जो बराबर है वो भी बता सकते हैं। पॉइंट समझ आया? क्योंकि बीच वाला एंगल चाहिए हमें। गॉट इट? देखिए नामों पे ही सारी है, मतलब सिमिलरिटी का जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बना रहे हैं, सारा क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशनशिप पर है। और सिमिलरिटी ज्योमेट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी होती है सिमिलरिटी के ट्राइंगल्स में वो नजर ही नहीं आती है देखने पर, वो फॉर्मूला डिराइव करने पर, वो जब कैलकुलेशन करते हैं हम क्वेश्चन में तब बनता है, ऐसे देखने पर कोई दिखाई नहीं देता वो, तो इसलिए वो मुश्किल ही है एक चैप्टर। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनका एरियाज का जो रिलेशन होता है आपस में, मैं अगर लिखूं ये और ये सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी निकालना चाहें तो ए बी बाई पी क्यू आएगी, तो दैट इज ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, और it can be written as BC by QR का whole square, or it can be written as AC by PR का whole square, or even it can be written as AM by PN whole square. So दो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एरियाज का रिलेशन होता है वो साइड के प्रोपोर्शनलिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। और मजेदार बात यह है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो रेशो साइड्स का होता है वही मीडियंस का होता है, वही अल्टीट्यूड्स का होता है, वही एंगल बाइसेक्टर्स का होता है, वही रिलेशन अल्टीट्यूड्स हैं, उनका भी सेम होता है, मीडियंस का भी सेम होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का भी सेम होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया जी? तो स्क्वायर का एरियाज का रिलेशन जो है वो साइडों की प्रोपोर्शनलिटी का स्क्वायर होता है। कम टू सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और जो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं वो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। ये भी उल्टा भी कन्वर्स भी ट्रू है, तो सीधा भी ट्रू है, ये उल्टा भी ट्रू है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इक्वल कॉर्ड है, ये इसके बराबर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी आ गई, कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो सेंटर वाला एंगल बराबर हो गया। सीपीएटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो उससे ये बराबर हो जाता है। परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रा होता है किसी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, और उल्टा भी ट्रू है, अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। इसको भी आप बड़ा सिंपली प्रूव कर सकते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है,
ये साइड इसके बराबर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये और ये रेडियस, ये और ये रेडियस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी आ गई। तो हमारा हमने प्रूव क्या करना था, सॉरी हमने ये प्रूव करना है, तो ये साइड कॉमन ले लेंगे हम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी आ गई, तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, सीपीसीटी आ गया। पॉइंट समझ गए जी। अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर रेडियस, ये साइड कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो उसके बाद पीएम जो है वो एमआर के एमक्यू के बराबर आएगा, जो बचे हुए पार्ट है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। ठीक है जी। ये तो कन्वर्स हो गया उसका, ये मैंने बता ही दिया, कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगला बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड बराबर है तो सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। ये कॉर्ड बराबर है, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब ये भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, ये रेडियस हो गया, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं परपेंडिकुलर से, तो उसका आधा पार्ट जो होगा, ये वाला आधा, ये इस आधे के बराबर होगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी आ गई, तो ये वाला साइड डिस्टेंस जो है वो बराबर आ गया। सो इक्विडिस्टेंट जो होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बात करते हैं ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा सेंटर से परपेंडिकुलर ही होगा ना। जब भी हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक फिक्स डिस्टेंस होता है, बाकी डिस्टेंस तो आप कोई भी वेरी बना सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उल्टा इसका कन्वर्स भी ट्रू है, जो इक्विडिस्टेंट होंगे वो कॉर्ड्स बराबर होंगे। कन्वर्स का मतलब है, अगर हमने बोला था जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, अब हम बोल रहे हैं जो इक्विडिस्टेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, उल्टा बोल रहे हैं। कन्वर्स भी ट्रू है। नेक्स्ट, कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है, ये आर्क ए बी, ये आर्क है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है, ये सामने की तरफ कोई भी जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा, यानी अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। सो एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल मेड बाय इट इन द अल्टरनेट सेगमेंट। जो सामने वाले सेगमेंट में एंगल बनेगा वो उसका सेंटर वाले एंगल का आधा होगा। ये हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लिया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर आ गया। ये एंगल 3 जो है एक्सटीरियर एंगल, इट इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, so एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, बट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो 3 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा। वैसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 5 हो जाएगा, सो एंगल 3 प्लस 4 जो होगा वो ट्वाइस एंगल 2 प्लस 5 हो जाएगा, उसका डबल आ जाएगा। अब इससे एक और मजेदार बात हो गई, अगर डायमीटर हो तो जो वो बना रहा है 180, सामने बनाएगा 90, तो सेमी सर्कल में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। सो एंगल मेड इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये इससे एक और डेरिवेशन आ गई, इससे एक और डेरिवेशन आती है। यहां अगर हम एंगल बना रहे हैं थीटा, तो ये थीटा बाय 2 है। अगर मैं यहां ज्वाइन कर लूंगा ये भी थीटा बाय 2 होगा, यहां ज्वाइन कर लूंगा ये भी थीटा बाय 2 होगा, यानी एक सेगमेंट में बनाए गए सारे एंगल एक आर्क के बराबर होते हैं। सो एंगल मेड बाय इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहां से एक और डेरिवेशन आ गई हमारी। तो ये कोरिलेटेड थ्योरम्स हैं जिनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत बढ़िया है। सो ये आ गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमारा थीटा है, ये थीटा बाय 2, ये भी थीटा बाय 2। ठीक है जी, ठीक है।
ओके, सो एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सेमी सर्कल, सर्कल में एंगल जो बनाए जाते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं सर्कल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम, सो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। So angle in a angle in a cyclic quadrilateral, sum of opposite angles in a cyclic quadrilateral is always 180 डिग्री। ए और डी बराबर नहीं होगा, 180 डिग्री होगा, सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये x और z 180 डिग्री है, तो x प्लस z हो गया 180, y प्लस x भी तो 180 हो गया, तो y z के बराबर आ गया। So exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. So exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. ठीक है, टेंजेंट वो पॉइंट है जहां से अगर सेंटर जो जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है, सिंगल पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, वहां से अगर सेंटर ज्वाइन किया जाए तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद करने पड़ेंगे सारे रूल्स, क्योंकि रूल्स हैं ये सब याद करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं। सो एक्सटर्नल पॉइंट से ये पी से टेंजेंट बनाया पी ए, पी से बनाया पी बी, पी ए हमेशा पी बी के बराबर होगा। आगे प्रूव कर सकते हैं, ये 90 डिग्री आ गया, ये रेडियस आ गया, ये कॉमन साइड आ गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी आ गई, तो ये इसके बराबर प्रूव हो गया। सो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये बढ़िया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई कॉर्ड है, जो एंगल वो बनाती है वो कॉर्ड सामने कहीं पर भी जो एंगल बनाएगी बराबर होगा। सो एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is equal to the angle made by the chord in the alternate segment। सामने की तरफ जो एंगल बनाएगी ये उसके बराबर होगा। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। पॉइंट समझ आया जी? ओके, ये रूल भी याद रखिएगा। ये बढ़िया रूल है। अगर दो कॉर्ड आपस में काटती हैं तो वो प्रपोर्शन में होता है हमेशा। क्या होता है? प्रपोर्शन। ई ए बाय ई ए इंटू ई बी इज ऑलवेज सी ई इंटू ई डी। बेसिकली जब आप इनको ज्वाइन करेंगे ना तो ये हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरिटी से क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी आएगी और इसी साइड इसके साथ। सो ए ई ए, ठीक है, बाय ई सी ऐसे कर लेंगे हम, दैट इज सेम एज ई डी बाय ई बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर याद हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो उसे ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे हमेशा। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम को आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम तब प्रूव कर सकते हैं जब आप या तो ऑपोजिट पेयर्स को, या तो ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस जो है दोनों पेयरों को इक्वल प्रूव कर दो।
दोनों पेयर इक्वल प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम। दोनों पेयर पैरेलल प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम। एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो तो भी पैरेललोग्राम। एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो तब भी पैरेललोग्राम। दोनों पेयर पैरेलल प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम। दोनों पेयर इक्वल प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम। वो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है जिसके एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, होता है पैरेललोग्राम ही है। ठीक है जी। देखिए कुछ चीजें समझनी चाहिए। पैरेललोग्राम जो है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये रोम्बस आ गया जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ये स्क्वायर हो गया, और ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है जी। रोम्बस के जो है ना, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। पॉइंट समझ आया जी आपको? स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बट इक्वल भी होते हैं दोनों डायगोनल्स। इसके इक्वल नहीं होते। सो इसके इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, इक्वल बाइसेक्ट 90 डिग्री, तीनों चीजें। इसके बाइसेक्ट करते हैं, खाली बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट इक्वल पार्टों में काटते हैं। ठीक है। इसके बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, चारों में फर्क है। इसके खाली बाइसेक्ट करते हैं, इसके बाइसेक्ट 90 डिग्री पर करते हैं। इसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इक्वल भी होते हैं, और इसके बाइसेक्ट करते हैं इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते। ये फर्क है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी फिगर क्या है। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि कौन सा है। बेसिक ज्योमेट्री जो है वो आपकी क्लास में भी है, कांस्टेबल के पेपर में इन्होंने अभी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो डाला हुआ सिलेबस में, तो ये स्पेशली डाले हुए टॉपिक्स कांस्टेबल में भी डाले हुए, इसलिए इसको स्किप नहीं किया जा सकेगा। जो लेक्चर बनाते हैं ना, वीडियो को प्लीज उसको रिवाइज करके एक नोट्स बनाया करो, क्लास में समझने पर ध्यान दिया करो, घर जाके जब वीडियो आप देखते हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाया करो। सीखने आज लेक्चर पढ़ोगे और 10 दिन के बाद सोचोगे मैं नोट्स बनाऊंगा तो कुछ नहीं याद रहता है। रोज का काम किया हुआ रोज करोगे तो ही काम होगा। अगर आप बोलोगे कि अब जब जरूरत पड़ेगी तब मैं करूंगा तो फिर कभी नहीं हुआ काम। ये मैंने बता दिया आपको सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये भी बता दिया लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। वो सारा वही उल्टा उसका कन्वर्स है। ये आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, क्या डालते हैं, इसको दो पार्टों में काट दिया आपने, ये और ये पार्ट बराबर है, तो जिस रेशो में ये दो साइड्स कटेंगी ए बी बाई ए, सामने वाली तारीफ का रेशो वही होगा बी डी बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ साइड एंड साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सामने वाली साइड को उसी रेशो में काटता है जिस रेशो में उस एंगल को साइड्स ने आपस में कंटेन किया हुआ है। समझ आ गया? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सो बी डी बाई डी इज सेम एज ए बी बाई ए। ये रूल्स डायरेक्ट आते होंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। कांस्टेबल का पेपर जो होगा उसके क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। एसएससी वगैरह में सीडीएस में मुश्किल आते हैं, मगर अगर रूल्स आते होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, सारी सिर्फ वैल्यू डाल के क्वेश्चन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था, मैंने क्लास में पहले दिन बोला था ये क्वेश्चन पूछेंगे, और बिल्कुल 100% आया। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है इसका जो फॉर्मूला है अगर याद नहीं है तो कोई बंदा नहीं निकाल सकता। इसका फॉर्मूला नहीं पता या रूल नहीं याद है तो ये डिराइव नहीं कर सकते आप उस टाइम,
ये डेरिवेशन 5 मिनट की है। रूल ये है कि ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से और ये सीकेंट है। सीकेंट वो होती है जो बाहर से आती है और ट्राइंगल को 2 पार्टों में काटती है। खाली ए बी होता तो कॉर्ड होती, बाहर से आगे काट रही है इसलिए सीकेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका रूल ये है कि पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी टी स्क्वायर होता है। पी ए इंटू पी बी इज पी टी स्क्वायर। समझ आ गया आपको? वो आपको नो दे देंगे ये, ठीक है। पी ए इज गिवन टू बी 9 एंड ए बी इज गिवन टू बी 7। बताओ जी कैसे करेंगे? पी ए इज गिवन टू बी 9, ए बी इज गिवन टू बी 7। व्हाट इज पी टी? अब ये हो जाएगा, पी आ जाएगा 9, पी बी आ जाएगा आपका 16, ये पी टी स्क्वायर आ गया। तो इसका रूट बनेगा 3 इंटू 4, 12 आएगा। हम जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो जो मर्जी कर ले, ये ड्राइव नहीं कर सकता। समझ आई बात? तो बेसिक फॉर्मूला उस पर कंट्रोल करेंगे तो चैप्टर पे कंट्रोल होगा। और ये ऐसे ही आया हुआ था जैसे मैंने पूछा था, क्वेश्चन भी ऐसे ही आया हुआ था सीडीएस के पेपर में। इस बार के पेपर में जो सीडीएस 2 है 2025 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ। सेंट्रॉयड वो ट्रायंगल है जो मीडियंस के जुड़ने से बनता है। मीडियन जो होता है दोनों साइड का मिड पॉइंट है उसके सामने वर्टेक्स के साथ जोड़ते हैं, तो ये मीडियन कहलाता है। सेंट्रॉयड ये पॉइंट है और ये हमेशा इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। 2 साइड वर्टेक्स की तरफ, एक साइड की तरफ, एक 2:1 के रेशो में मीडियन को हमेशा डिवाइड करता है सेंट्रॉयड। ये भी डेरिवेशन बहुत जगह यूज होती है। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको। सर्कल है, इसके अंदर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। आपको पूछा हुआ है कि ये आपको 12 दे देते हैं, ये 5 दे देते हैं, ठीक है। आपको पूछा हुआ है इसका सेंट्रॉयड होगा, मीडियन है, ये सेंट्रॉयड है, ये ए बी ये सी है, ये ओ है, ये ए एक्स पूछा हुआ है क्या? ये क्वेश्चन कराया था मैंने। अब ये 12 ये 5, ठीक है। ये एंगल इन ए सेमी सर्कल दिखा आपको 90 डिग्री। पाइथागोरस दिख गई? पाइथागोरस दिखेगी ये 13 आएगा। अगर ये सेंटर है तो ये 6.5 होगा, ये भी 6.5 होगा, ये भी रेडियस है, ये भी 6.5 होगा। और ये जो ए एक्स होगा ये वर्टेक्स की तरफ से है, तो इट इज 2/3 ऑफ 6.5। ये आंसर आएगा। ये तो शानदार क्वेश्चन है और ये बढ़िया क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस से आएंगे। कोई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए आपकी स्ट्रगल ना, मुझे आके बच्चे बोलते हैं सर पेपर नहीं ठीक हो रहा, नंबर नहीं ठीक आ रहे, तो हम उनको बोलते हैं तैयारी नहीं है तो नंबर कहाँ से आएंगे। वो उसको एग्री नहीं करते हैं, उनको लगता है तैयारी है मगर नंबर नहीं आ रहा है। गलतफहमी है उनकी। ये उनको लगता है कि तैयारी है, हमसे आके पूछे ना, हम वो बता देंगे कितनी % तैयारी है। अब किसी को लगता है मेरे को 10% की तैयारी है, मतलब 100% की मुझे तैयारी है, हम उसको बोलते हैं तेरी 32% की तैयारी है, तो वो हिल जाता है, मानता ही नहीं है, उसे लगता है सर झूठ बोल रहे हैं। हम मुंह में बोल देते हैं तेरी 35% की तैयारी है, तूने अभी जितने क्वेश्चन किए हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से 35% है। आपको लगता है पता नहीं आपने कहां से कहानियां सुन ली है, ऑनलाइन से सुन ली है या कहां से सुनी है या आपने दोस्तों ने सुनाई है, जिससे आपको यकीन हो गया कि मुझे 100% आता है। मुझे लगता है कि वो हम अपनी क्लास में बोलते हैं एक खोते को दूसरा खोता समझाता है। So an idiot is taking from advice from another idiot। सारे एक जैसे हैं। वो उस 35% वाले को भी लगता है मुझे 100% आता है, जिससे उसने एडवाइस ली है वो भी 35% वाला है, उसको भी लगता है मुझे 100% आता है, सारे 35 वाले इकट्ठे हुए हैं।
वो जैसे ही बड़े डॉक्टर के पास आते हैं उनको लगता है ये इतनी बड़ी बीमारी तो है नहीं जितना सर बता रहे हैं। काम करके ही कंप्लीट होगा। पॉइंट समझ आ गया? मेरा एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज है, मैं अपनी क्लास को हमेशा बोला, माय स्टूडेंट्स हैव नेवर प्रूव्ड मी रॉन्ग। मैंने भगवान से दुआएं की हैं कि मेरे को कोई गलत साबित कर दे। मैंने मुंह पे बोला तू फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, 25 साल हो गए, 24 साल पढ़ाते हुए, एक या दो ऐसे बच्चे हैं जिनकी हमें लगता नहीं था इनकी होगी, उनकी हुई है। बाकी जिनकी हमने कहा होगी उन्हीं की हुई है, जिनकी हमने कहा नहीं होगी उसकी नहीं हुई है। हमने उसको मुंह पे बोला तू फेल हो जाना, वो फेल हो जाता है। एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। एक्सपोजर भी हमारा जो आपके साथ, जो आप जितना आपका वर्कआउट का पीरियड हुआ हुआ उतने से ज्यादा साल तो पढ़ाते हो गया हमें। सो अगर आप आंखें बंद करके विश्वास जिसको बोलते हैं ना, वो करेंगे तो ही हम आपकी गाड़ी को पार करवा पाएंगे। अगर आपने सुननी 25 जगह से या करनी अपनी या फिर नहीं होंगे पास। तो इस चीज को समझ लें कि हमारी बात ही सुनेंगे तो ही होंगे। कोई हमारा बड़ा, हम नहीं बोल रहे कि हम बड़े इगोइस्टिक होके बोल रहे। डॉक्टर को बीमारी सामने दिख रही होती है, उसमें क्या कर ले हम? सिम्टम्स हैं आपके, वो सिम्टम्स सामने विजिबल है, हम उन्हीं सिम्टम्स के हिसाब से आपको दवाई और मेडिसिन बता रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। बुखार तो सारे ही बुखार होते हैं ना, डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सा बुखार किस बार बीमारी से है। सेम इज एप्लीकेबल है। चलिए, अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएं, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये चारों ट्रायंगल एरिया में भी बराबर होते हैं और सिमिलर भी होते हैं। तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा, ये पैरेललोग्राम बड़े ट्रायंगल का 1/2 होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं, देखने में क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, बट अगर नॉलेज हो तो सिर्फ टिक ही करना होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप सेम बेस पे ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने, एक ट्रायंगल ये बनाया, ये दो पैरेलल लाइंस है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दे आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और ये वाला ट्रायंगल बना लूं, ये भी एरिया में बराबर होगा। So triangles on the same base and between the same parallel lines they are equal in area। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में पिन पॉइंट हुआ है कांस्टेबल की क्लास। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। इन सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है? जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं। देखो एक बड़ी मजेदार बात है, अभी हमने पढ़ा था जो सर्कल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर आ जाता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। सो आपका एक सर्कल है, सपोज मुझे, अब तो कंस्ट्रक्शन का यूनिट डिलीट कर दिया एकेडमिक्स में, नहीं तो हम सर्कल के से उसके रेडियस निकाल सकते थे। आप सर्कल से उसका रेडियस निकाल सकते थे बिना मदद के। अब एक कॉर्ड डालो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, वो भी नहीं बच्चों को आता क्योंकि सिलेबस डिलीट हो गया। यहां रखना है, आधे से ज्यादा खोल के यहां आर्क लगानी है और नीचे आर्क लगानी है, फिर यही उसी को बिना चेंज किए इधर से आर्क निकालनी है, इधर से आर्क, इनको ज्वाइन करोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसी तरह एक कोई और कॉर्ड डाल लो, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ये सेंटर से जाएगा। सो कोई दो कॉर्ड बना के उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, वो हमेशा सेंटर से ही जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको? सर्कम सेंटर जो होता है वो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दो कॉर्ड हो गए सर्कल के, अगर ये दो कॉर्ड हो गए सर्कल के, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इधर से इधर काटेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इधर काटेगा, ये सेंटर आ गया, इस सेंटर को रख के ज्वाइन करोगे, तीनों पॉइंटों से गुजरेगा।
सो अगर ट्राइंगल के तीनों पॉइंट को सर्कल के ऊपर लाना हो तो आपको किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहिए, वो सेंटर से यूज होता है। तो सर्कम सेंटर वो है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज्वाइन होने पर बनता है। सेंट्रॉइड वो है जो मीडियंस के ज्वाइन होने पर बनता है, मीडियंस के इंटरसेक्ट होने पर बनता है। जहां मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये पूछा हुआ है चारों का, स्पेसिफिकली नाम लिखा हुआ है सिलेबस में। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ले ले और उसमें यहां से परपेंडिकुलर डाल दे तो ये 1 नंबर ट्राइंगल, ये 2 नंबर ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल 3 नंबर ट्राइंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर भी होंगे, तीनों आपस में सिमिलर होंगे। आपको देखने में कभी लग ही नहीं सकता ये छोटा और ये बड़ा एक जैसा है, एक ही जैसा है। सिमिलर का मतलब है इन दोनों के एंगल भी बराबर है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। और इन दोनों साइडों ट्राइंगल की सिमिलरिटी को आपस में अगर रिलेट किया जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहां से डिराइव कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन की जा सकती है सिमिलरिटी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। खत्म हो गए बेसिक रूल्स। A value is valuable when the value of value is valuable to oneself। समझना पड़ेगा आपको उसको, क्या लिखा, 1 मिनट में समझ नहीं आएगा। किसी चीज की वैल्यू आपको अगर समझ नहीं आती है तो वो आपके लिए वैल्यूएबल भी नहीं है। कोई चीज वैल्यूएबल तभी होती है जब उसकी वैल्यू को आप समझ पाते हैं, उसको यूज कर पाते हैं, प्रॉपर वैल्यू उस वैल्यू को दे पाते हैं, ठीक है जी। ये बेसिक रूल सारे करा दिए हैं, रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन में जहां जरूरत पड़ेगी वहां इनको दोबारा करेंगे। थैंक यू, गुड डे।